So hello everyone, welcome back again, and we are back again with our finance current affairs series. Okay, so again we are coming up with two news, and tomorrow we'll continue this particular series with whatever news were there of finance as well as banking in this week. Okay, so today we are looking at our first news, which is a 5 trillion economy. So there was a very beautiful article which came up recently कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है, पर किसके लिए होने वाला है. So what do you mean by that? It means that the reality of Indian 5 trillion economy dream which we are looking at. Okay, तो उसी कंटेक्स्ट में कुछ थोड़े फैक्ट्स है जो हमें मालूम होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम सर्टन डेटा इज देयर दैट वी शुड बी हैविंग विद आवरसेल्फ. क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी थीम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. इट्स अ रियली वेरी वेरी बिग थीम जिसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आ ही सकता है, साथ ही साथ में इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा एमसीक्यूज वगैरह भी पूछे जा सकते हैं आपके आरबीआई ग्रेड बी में या फिर इवन रेगुलेटरी एग्जाम्स में. ओके, सो यू शुड बी डेफिनेटली नोइंग दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ना टोटली एक ऐसे के लिए भी थीम हो जाता है बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू लुक टुडे. सो आर्टिकल क्या था? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट फॉर whom? So while India is set to become the third largest economy in the world by 2028, 80 crore Indians will still be receiving free food grains to starve off the hunger with a GDP of 5 trillion economy. इसका मतलब क्या है? दो इंडिया जो हमारा भारत देश है, ओके, तो दो हमारा जो इंडिया भारत देश है, ठीक है, ये जो हमारा इंडिया भारत देश है, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अगर कल बन पाया, ठीक है, even if tomorrow it becomes 5 trillion economy, then also we are going to continue our free food grains schemes, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी एक्ट. ये स्कीम्स हमें फिर भी चलाने पड़ेंगे. क्यों चलाने पड़ेंगे? व्हाट आर द रीजंस? सिंपल, the total population which is below poverty as well as the overall hunger which is there in the country, अगर हम इंडिया का रैंक देखें, अगर हम स्टैट्स देखें, डेटा देखें, तो स्टिल इंडिया इज स्टिल हैविंग various problems which are associated with development and with economic growth. So just having a number of 5 trillion economy, that will not serve the purpose. आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बन जाओगे, लेकिन आप ये किसके लिए बनोगे वो ज्यादा मैटर करता है. तो 2028 तक भले ही आप बन जाओ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, पर मेन चीज ये है कि 80 करोड़ लोग जो है उनको, इंडिया में जो 80 करोड़ लोग पीपल है, स्टिल दे विल बी रिसीविंग दिस फ्री फूड ग्रेन्स थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. मतलब क्या? सिंपल एक एग्जांपल ले लो कि अगर इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया तो इसका मतलब ये भी तो है दैट मेनी ऑफ द पीपल देयर इनकम इज इंक्रीजिंग. other subsidies and such schemes like Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, I think they should be little bit, whatever population has been covered, तो वो बिलो पॉवर्टी से बाहर आनी चाहिए, राइट. ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट तो यही होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट, राइट. सो ब्रिंगिंग द इगैलिटेरियन अप्रोच, जहां पर आपके टोटल रिसोर्सेस, कैपिटल एज वेल एज इनकम दैट इज शेयर्ड विद इन द पॉपुलेशन, राइट. तो सभी लोगों की ग्रोथ हो, राइट. यही देखा जाता है whenever इकोनॉमी ग्रोथ. बट व्हेन यू लुक एट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया, जो 2028 तक सपोज हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये देख सकते हैं कि 80 करोड़ इंडियंस वुड बी स्टिल रिसीविंग फ्री फूड ग्रेन्स. सो दैट इज हाउ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इन स्पाइट ऑफ अचीविंग दैट, देन फॉर whom वी आर अचीविंग दैट, दैट क्वेश्चन कम्स कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी रियल इकोनॉमिक, बाकी के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू डेमोग्राफी, रिलेटेड टू योर पॉवर्टी, रिलेटेड टू योर हंगर, रिलेटेड टू योर एजुकेशन, रिलेटेड टू योर हेल्थ. ये सारे फैक्टर्स भी देखने बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इंडिया केस 2021 में अगर आप देखते हो, 1% ऑफ पॉपुलेशन हैज ओन्ड 41% ऑफ कंट्रीज वेल्थ. ये क्या दिखाता है? शार्प इनइक्वालिटी दिखाता है इंडिया में, ठीक है. इट्स अ स्टार्क एंड शार्प इनइक्वालिटी. तो ये इनइक्वालिटी अगर आप देखते हो, जस्ट देखो 41% ऑफ वेल्थ, तो बाकी के 99% आर जस्ट होल्डिंग हाउ मच? ऑलमोस्ट 50-55% ऑफ वेल्थ. सो इससे आपको पता लगता है दैट हाउ मच इनकम
इनइक्वालिटी इज देयर, जो डायलॉग विच वी ऑलवेज हियर इन द मूवीज कि अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब, राइट. 50% ऑफ द पीपल जस्ट हेल्ड 3% ऑफ द वेल्थ, मतलब आधा से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में टोटल 100% वेल्थ जो है उसमें से बस 3% उनका है. मतलब ऑफ कोर्स दिस पीपल आर ऑल दे आर बिलो अ सर्टन इनकम. ठीक है. देन दिस वाज रिपोर्टेड बाय ऑक्सफैम. ऑक्सफैम आपको रिपोर्ट देता है आपकी टोटल इनकम, टोटल जो आपकी कंट्री होती है उसका टोटल वेल्थ कितना है, इनइक्वालिटी कितना है, तो ऑक्सफैम रिपोर्ट के थ्रू देता है. ठीक है. देन लो रिसोर्स सिटीजन्स हु आर फंडिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर proposed 5 trillion economy. So then surprisingly approximately 64% of total goods and services tax came from the bottom of 50% of the population. मतलब देखो 1% is holding 41%, but if you see the GST collection, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन, ये कहां से आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इन द सेंस इनडायरेक्ट टैक्स है. ये इनडायरेक्ट टैक्स मतलब किसके ऊपर बेस्ड है? ये कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है. ये कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है मतलब क्या? इंडिया को कहा ही जाता है दैट इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट एंड वन ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ इट्स इकोनॉमी इज कंजम्पशन ऑल्सो. तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए किसके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है? इन्हीं गरीब लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है. ऑल दिस पुअर और मे बी पीपल हु आर लो रिसोर्स सिटीजन, ठीक है, जो 50% बस 3% वेल्थ होल्ड कर रहे हैं, यही लोग कंज्यूम कर रहे हैं और 64% आपका जीएसटी पे कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो टोटल जीएसटी अर्निंग है वो ज्यादा से ज्यादा कहां से होनी चाहिए? इट शुड बी स्प्रेड इवन, राइट. पर आप देख सकते हो 64% कम्स फ्रॉम बॉटम 50%, मतलब आप गरीब लोगों से कमा रहे हो जीएसटी जो है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. कॉन्ट्रेरली 10% ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड 3% ऑफ जीएसटी. मतलब ये देखो, जो सबसे अमीर है ऊपर, फ्रॉथ, जो क्रीमी लेयर कहते हैं हम, सो दैट टॉप 10% हु आर होल्डिंग मे बी ऑफ कोर्स 41% जो आ जाते हैं आपके, या फिर उससे ज्यादा या कम, जो ऊपर के सबसे ज्यादा वेल्थ होल्ड कर रहे हैं. तो ये जो टॉप 10% लोग हैं, अडानीज, अंबानीज, दे आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग 3% टू द जीडीपी. तो ये नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन ऑब्जर्व, इट्स अ ह्यूज कॉनंड्रम. ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा. जीएसटी जितनी भी अर्निंग है, यू कुड सी दैट dependent on the consumption 64% is coming from the bottom 50%. Now one more thing here you can analyze or maybe understand that of course जो rich है इंडिया में उनकी population कम रहेगी, और जो मिडिल क्लास या फिर जो लोअर मिडिल क्लास इनकम सिटीजन्स रहेंगे या फिर पॉपुलेशन रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू रिच पीपल. बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड हाउ स्क्यूड the contribution of goods and services taxes. This is just to understand some of the things. Then contribution of labor is hindered by inadequate education, skills and limited digital literacy. आगे इस आर्टिकल में क्या कहा जाता है? that see growth is there in terms of numbers, but in context of quality अगर आप लेबर की बात करो तो स्किलिंग नहीं है, inadequate education नहीं है, limited digital literacy है. तो ये सारी चीजें हैं which are the India's case for the year of 2021. देन इफ यू सी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अगर हम बात करें, इनके प्रोजेक्शंस देखते, ये कह रहे हैं कि इंडिया प्रेजेंटली इज रैंक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी व्हेन मेजर्ड इन यूएस डॉलर्स. टिल 2027 इंडिया विल बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, दे आर सेइंग. ओके. देन इंडिया हैज अचीव्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट अमंग G20 नेशंस. इट इज ऑलमोस्ट 7.6%, जो कि सबसे हाईएस्ट है G20 नेशंस में. According to historical data from IMF, India has reached a milestone of $1 trillion GDP in 2007 after 6 decades since independence in 1947. ये भी आपके of course IMF ने दिया था. अब similar lines पे IMF ये भी कह रहा है कि अब 3rd largest economy भी बनेगा. तो there is a substance to this and that is why India will definitely become a 5 trillion economy or maybe 3rd largest economy in the world. बनेगी इंडिया. बट यही आर्टिकल ये कह रहा है दैट अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स, apart from stats, what we have to look into. Okay, so then India has accelerated the growth, becoming 2 trillion economy within just 7 years after 2014. 2014 से हमने एक लीप ले लिया है टू बिकम अ $2 trillion इकोनॉमी. ठीक है. इसके बाद इफ इंडिया हिट्स IMF प्रोजेक्शंस द फिगर ऑफ $5.2 trillion by 2027, then it would be just 2 trillion in 6 years. मतलब अगर हम 2027-28 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाते, तो अभी हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब यह है कि 6 इयर्स में हमने
2 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक लीप फ्रॉक लिया है या फिर हमने जो ग्रोथ की है वो 2 ट्रिलियन की होगी, विच इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। देन अब बात करते हैं रियल प्रॉब्लम्स की। सो जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी मेजर्स व्हाट यूएस डॉलर कैन परचेस इन डिफरेंट। तो एक बात यहां पर मैं बताऊंगा, एज हियर वी वर टॉकिंग अबाउट जीडीपी, ठीक है, यहां पर हम जीडीपी की बात कर रहे थे, पर कैपिटा जीडीपी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी स्टैटिक न्यूज है, तो हम इस पर्टिकुलर न्यूज में जीडीपी भी जानेंगे, व्हाट इज जीडीपी, we'll also understand what is per capita GDP, we'll also understand what is purchasing power parity, we'll understand all these terms. Just let us first complete all the static and data which is there. So India ranks third in GDP, 13 trillion and purchasing power parity. China at top with 33 trillion and PPP, and US at second with 26.9 trillion. Okay, if you see India's PPP conversion ratio is 3.5, almost twice that of China at 1.7, meaning dollar can buy 3.5 burgers in India and 1.7 in China. Okay, so what it means is that, for example, with a single dollar you can buy 3.5 burgers in India, and in China you can buy it 1.7. Okay, so India's per capita income, if you see, it's lowest among G20 nations. Okay, and it is at $2,601 dollar terms, and in PPP it is 9,073. Now these things also you should be knowing ki what is the GDP, what is the PPP of India. So now if you are having all these data, have these and note it down because it's very, very important. According to per capita income, India ranks 149 amongst 194 countries. Now many of the people would be saying, sir, यहाँ पर हमको कुछ GDP per capita income ये कुछ पता नहीं चला. So that is why it is very important कि हम पहले तो GDP को डिस्कस करें, फिर हम GNP को भी डिस्कस करें, फिर हम परचेसिंग पावर पैरिटी को भी डिस्कस करें. So let's discuss it. So what is gross domestic product? It is nothing but a way to measure total value of final goods and services in the country. कभी भी कोई भी अगर इकोनॉमी का टर्म हो या फिर कोई भी अगर कंफ्यूजिंग टर्म होता है, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस? ग्रॉस मतलब टोटल. व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक? डोमेस्टिक मतलब घर की चीजें, डोमेस्टिक मतलब क्या अंदर है. सो इट मीन्स दैट विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर. एंड देन प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, बट दिस प्रोडक्ट इज फाइनल. यहां पर मैंने लिखा नहीं है, ये मैं ऐसे लिखना चाहता था ताकि आपको याद रहे. कभी भी याद रखना, gross domestic product is nothing but measure of total value of all the final goods and services within a country's border in a specific time frame, generally in 1 year. Okay, so आपके टोटल इंडिया के मैप के अंदर जो बॉर्डर्स के अंदर, सो इट्स अ ज्योग्राफिकल टर्म. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? It is the total value of all the final goods and services which are produced in a geographical area, which is produced within a domestic market. Okay, within a country, country के बाहर नहीं, country के अंदर, within a specific time frame, that is एक साल पकड़ सकते हो. These goods and services are those purchased by end users, whether consumers, businesses or the government. अगर हम GDP का फॉर्मूला देखें, it is private consumption. प्राइवेट कंजम्पशन इज नथिंग बट एक हाउस होल्ड में आपके फादर, मदर या फिर आप टोटल फैमिली क्या कंज्यूम करते हो, जो भी आप मार्केट में जाकर बाय करते हो, प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इट इंक्लूड्स मे बी इन्वेस्टमेंट एज वी लुक इनटू जो आपके प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है. देन कम्स गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. नाउ दिस इंक्लूड्स ऑल द पब्लिक इन्वेस्टमेंट. कोई भी ब्रिज बिल्ड हुआ, कोई भी आपके लिए डैम बिल्ड हुआ, दैट कम्स. देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब सैलरीज आपके, पेंशन्स आपके, तो ये स्पेंडिंग हो गई. एंड देन कम्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. व्हाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट? एक कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है और कितना इंपोर्ट कर रही है. दिस टोटल वैल्यू will give you the total value of all the final goods and services which are produced in a country, and that is called as your gross domestic product. Okay, so it is value of all final goods and services produced within a country's border in a given year. Okay, अब per capita GDP अगर आपको पूछता है कोई भी, सर per capita GDP क्या होता है? So per capita GDP is nothing but total value of GDP upon population. Now why GDP is calculated? Always remember, किसी भी कंट्री, आप एक सपोज आपका एक नेशन है, इंडिया, चाइना, यूएसए,
ये आपकी टोटल वैल्यू क्या है, आप कितना प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, ये अगर मैं किसी भी कंट्री को बताता हूं, देन हाउ विल दे टेल? सो दे टेल थ्रू दिस पर्टिकुलर टर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Okay, so overall this is a way to show or maybe to forecast your growth. Okay, so overall एक कंट्री ग्रोथ कैसे कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, तो वो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से समझ में आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं पहले एक कंट्री हूं, सपोज आई एम अ कंट्री एंड आई एम एट अ वर्थ ऑफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड सपोज विद इन अ ईयर आई हैव maybe within 1 year I have made 1 more trillion of goods, net final whatever value is there of all the final goods and services, that value I have gained in 1 year is 1 trillion. So now I became 2 trillion economy. Do you understand this? So gross domestic product is nothing but a way in which you can measure the growth. What is it? It is value of all the final goods and services produced within a country's border in a given year. Now let's move forward. As I told you, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे थे, हाउ यू कैन कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप एक तो बात कर सकते हो सिंपल, कभी दुकानदार के पास गए हो पार्ले जी का बिस्किट लेने के लिए, राइट? सो वी गो एंड वी पे 10 रुपीज टू हिम एंड वी टेक द पार्ले जी. नाउ द शॉपकीपर इज गेटिंग द 10 रुपीज, सो इट मीन्स दैट टोटल वैल्यू यहां पर, फाइनल प्रोडक्ट क्या था यहां पर, पार्ले जी था. तो आप अगर जीडीपी कैलकुलेट करना चाहते हो, ईदर यू कैन कैलकुलेट ऑन कंजम्पशन साइड, यू कैन इवन कैलकुलेट ऑन प्रोडक्शन साइड, और इवन यू कैन कैलकुलेट थ्रू इनकम साइड ऑल्सो. मतलब आप एक तो पूरे कंट्री में कितना कंजम्पशन हुआ है ये कैलकुलेट कर लो, इससे आपको जीडीपी मिलेगा, या फिर आप पूरे कंट्री का इनकम कितना हुआ है इससे कैलकुलेट करो. फॉर एग्जांपल शॉपकीपर का तो इनकम हुआ ना पार्ले जी सेल करके, और मेरा क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ, राइट? एट द सेम टाइम पार्ले जी प्रोड्यूस किसने किया, कंपनी ने किया, तो प्रोडक्शन साइड से भी हो सकता है कंजम्पशन और इनकम, पर आपको कोई भी एक मेथड सिलेक्ट करना होता है. ओके, सो यू कैन ईदर कैलकुलेट द जीडीपी बेस्ड ऑन मे बी इनकम और मे बी बेस्ड ऑन कंजम्पशन. Always remember in context of GDP, final goods in the sense what? Try to understand. Suppose this is a bakery shop, okay? तो wheat लगेगा, flour लगेगा, butter लगेगा, ठीक है, sugar लगेगी. These all are your raw materials. These are never considered in GDP. In GDP, your final goods and services are product. It means अगर मैं इन सारे रॉ मटेरियल्स को बेकरी शॉप में यूज करके उनसे केक बनाऊं, तो केक की जो वैल्यू होगी वो जीडीपी में कैलकुलेशन में हम कंसिडर करेंगे, हम रॉ मटेरियल्स की वैल्यू बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे. सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, गुड्स दैट वुड बी नॉट सोल्ड अगेन, ये केक जो है इसको मैं फिर से सेल नहीं करूंगा, इसको मैं डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज करूंगा. सो ऑल दीज आर फाइनल गुड्स, सो इनको यूज किया जाता है इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. अपार्ट फ्रॉम दिस, कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड in your GDP calculation as these are also final goods. For example, मैंने मेरा एक एग्रीकल्चरल फील्ड सो करने के लिए, प्लो करने के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ये ट्रैक्टर मैं मेरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए खरीद रहा हूं, इसको मैं फिर से जाके मार्केट में सेल नहीं करूंगा, राइट? सो देयरफॉर दिस सर्टेन कैपिटल गुड्स आर देयर, दोज आर ऑफ कोर्स कॉल्ड योर are considered along with these final goods in the GDP calculation. This is your India's map. Anything, so total value of final goods and services which are produced in your this border, okay? So in India's border, inside, not outside, okay? So this is a term, economic term which is based on geography, always remember. Second thing, एक बहुत अभी important और एक चीज बताऊंगा, okay? So yes, so this whatever GDP we are talking, whenever you are calculating any term or any product, अगर कोई भी एक final good या फिर service है, अगर वो इस साल मार्केट में सेल हो रहा है, ओके, सो इफ इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड दिस ईयर एंड इट इज गोइंग टू सेल also in this year, then only this particular product would be considered in the GDP of that year, okay? अब अगर इसी कार को, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लो, 2023 में सपोज हम एक कार ले रहे हैं, ठीक है? सो 2023 में ये जो कार है ये प्रोड्यूस हुई और सेल भी हुई, तो 2024 के कैलकुलेशन में अगर ये कार अगर आप सेकंड हैंड भी बेचते हो तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओके? सो व्हाटएवर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है, ओके? नाउ देयर आर 4 इंडिकेटर्स ऑफ जीडीपी. सो इन इंडिकेटर्स को कभी भी व्हीकल्स भी कहा जाता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस व्हीकल्स? इट इज नथिंग बट एक टोटल आपका जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो किस किस चीजों से बनता है, ये आपके 4 व्हीकल्स हो गए उसके.
First is PFCE, then is GFCE, then is your gross fixed capital expenditure and then is NX. Okay, try to understand ये सारी चीजें है क्या. पहला तो है private final consumption expenditure. This is nothing but private consumption referring to all the funds that Indians spend on their personal purchases and expenses. एक हाउसहोल्ड मार्केट में जाके कोई पार्ले जी ले रहा है, कोई लेज ले रहा है, कोई बेड ले रहा है, कोई आप कार ले रहा है, कोई फिर घर के लिए कोई पेंट ले रहा है. एनीथिंग इफ दे गो इनटू द मार्केट एंड इफ दे आर स्पेंडिंग, दैट हाउसहोल्ड स्पेंडिंग, परचेस एंड एक्सपेंस वुड बी कंसिडर्ड इन PFCE, private final. Private in the sense all the individuals, final in the sense you go into the market and you pay the final price. Consumption and expenditure is kharch. Okay, government final consumption expenditure, it is nothing but government's expenditure on day to day operations. For example, government जिसको भी salary pay करता है, government daily जो आपका current expenses करता है, ये government के जो expenses है final, ये आपका जो गवर्नमेंट का डे टू डे ऑपरेशन कॉस्ट है, ये कंसिडर किया जाएगा GFCE में. देन कम्स ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ दिस कैपिटल इन द सेंस एसेट्स आ जाएंगे. सो मनी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एम्ड एट एनहांसिंग इकोनॉमीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस GFCE, व्हाट डज इट मींस? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस कि आप खर्चा कर रहे हो टू क्रिएट asset. So any money spent for creation of asset which could be used for the production of goods and services, that is called your gross fixed capital expenditure. Okay, so it may be investment in facilities like factories, government spending on infrastructure projects like road, bridges. तो इसकी मदद से ही आपके goods and services यहां पर प्रोड्यूस होंगे या फिर it would help in producing. Then comes net export. NX is nothing but exports minus import. तो एक कंट्री में एक्सपोर्ट कितने हुए हैं, व्हाट फॉरेनर्स हैव स्पेंड फॉर आवर गुड्स एंड व्हाट इंडियंस हैव स्पेंट फॉर द फॉरेन गुड्स. सो दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ओके, सो दीज ऑल फोर व्हीकल्स आर देयर, यू शुड रिमेंबर दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टैटिक टॉपिक. जीडीपी डिस्कस किया, पर कैपिटा जीडीपी किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट परचेसिंग पावर पैरिटी. Purchasing power parity is nothing but an economic term which is nothing but gives you the comparison. Comparison in the sense what? Comparison in the sense PPP involves an economic theory that compares different country currencies through a basket of good approach. Now remember this very very carefully. PPP is an comparison approach. कि मेरे पास सपोज एक 100 रुपए मेरे हाथ में है और अगर मैं एक कोई भी गुड, कॉमन गुड कंसिडर करता हूं, तो सपोज हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं बर्गर का. मेरे पास एक चॉइस है दैट आई विल गो टू द मैकडोनल्ड्स एंड आई विल हैव अ बर्गर. अमेरिका में भी एक सपोज फॉर एग्जांपल टेलर स्विफ्ट है, टेलर स्विफ्ट के पास होगा क्या, एक ऑप्शन है, शी कैन गो टू द मैकडोनल्ड्स एंड बाय अ बर्गर. सिमिलरली चाइना में अगर हम जाए तो जैकी चैन के पास भी क्या है, एक ऑप्शन है, ही विल गो एंड ही विल बाय अ बर्गर. नाउ all the prices of the burgers would be different, right? So what is purchasing power parity? Again try to break down. Purchasing in the sense buying, power in the sense purchasing power. What do you mean by purchasing power? एक नॉर्मल करेंसी, अगर हम कोई भी एक यूनिट मनी पकड़ ले, ठीक है, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, इस 1000 रुपए में मैं क्या क्या गुड्स खरीद सकता हूं इंडिया में, उसी पैसे में मैं चाइना में क्या क्या गुड्स खरीद सकता हूं और उसी पैसे में मैं यूएस में क्या क्या खरीद सकता हूं. This will give me the parity. Parity का मीनिंग क्या है, कंपैरिजन. So it's very very simple that it is nothing but, let's take an example. Purchasing power parity हम निकालते हैं इंडिया और यूएस के लिए. इमेजिन करो कि टेलर स्विफ्ट यूएस में खड़ी है और इंडिया में मैं खड़ा हूं. मैं मैकडोनल्ड्स में गया और मैंने बिग मैक नाम का एक बर्गर बताया. नाउ इन यूएस इट इज कॉस्टिंग $5.28, while in India if you see it is $210 same year in this year 2023. अब ये देखो, बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन परचेसिंग पावर पैरिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, एक्सचेंज रेट हम कंसिडर करते हैं, $1 होता है 70 रुपए. ठीक है, यूएस में कितना आपका बर्गर था, मैंने कहा टेलर स्विफ्ट खरीद रही है एट $5.28. सही है कि नहीं? मैं कितने में खरीद रहा हूं, $210. अगर हम यहां पर इसका कंपैरिजन करें, ओके, तो कंपेयर करके देखो, $210 इज
$3 and $5.28 is ₹369। इसका मतलब क्या है, इंडिया में बिग मैक मिलता है $210 के लिए, और वही यूएस में मैं यूएस के डॉलर्स अगर रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो 369 में। तो इसका मतलब क्या है, 2010 में मुझे बर्गर मिल रहा है इंडिया में, सेम बर्गर मुझे अमेरिका में मिल रहा है 369। तो महंगा कहां पर है, यूएस में महंगा है। सो दिस इज व्हाट योर परचेसिंग पैरिटी। हम कंपेयर कर रहे हैं यूएस और अमेरिका की प्राइसेस, दैट व्हाट इज दैट पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड which I can buy in India as well as in USA, and then I will compare the overall currencies of the country. तो ओवरऑल अगर कभी भी परचेसिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट करनी है, there is a simple formula, the cost of a particular good in currency 1 upon the cost of the good in currency 2। तो यहां पर अगर मुझे कैलकुलेट करनी है परचेसिंग पावर पैरिटी, इंडिया में मैं वो बर्गर कितने का है, ₹210 डिवाइडेड बाय यूएस में कितना है, इन यूएस करेंसी $5.28। सो 210 डिवाइडेड बाय $5.28, इट इज 39.77। दिस इज द परचेसिंग पावर पैरिटी in context of that burger in India and USA. I hope you got the point. What does purchasing power parity means? Look at here. अभी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। Purchasing power मतलब क्या है कि आप गुड्स बास्केट मतलब कौन से गुड्स खरीद सकते हो, विच आर कॉमन ऑफ कोर्स इन टू कंट्रीज, एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मनी इन टर्म्स ऑफ करेंसी यू आर हैविंग। सो परचेसिंग पावर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड पैरिटी मतलब डिफरेंस। तो सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर मैंने एक बंदे को दिया, ठीक है, 500 रुपए मैंने 500 रुपए मैंने मेरे दोस्त को दे दिए, 500 रुपए मैंने सपोज टेलर स्विफ्ट को दे दिए, और मैंने दोनों को कहा गो एंड बाय व्हाट, मैक एंड चीज बर्गर, आप बिग मैक बर्गर बाय करो, कोई भी बर्गर बाय करो। सो टेलर स्विफ्ट अमेरिका की मैकडोनल्ड्स में जाएगी और बर्गर बाय करेगी कितने रुपए को, 369 को, और मेरा दोस्त जो है वो जाएगा और बाय करेगा 210 रुपीज को। तो सबसे सस्ता किसको पड़ा, मनी इफ यू कंसिडर सस्ता इन द सेंस हु इज हैविंग परचेसिंग पावर हियर, इंडियन पर्सन इज हैविंग परचेसिंग पावर, just by spending 210 rupees he is getting one burger, whereas Taylor Swift has to spend 210 plus more, maybe 149 rupees to get that particular burger. So this is what purchasing power parity is. क्यों purchasing power parity को लाया जाता है? It is because always remember currencies जो होते हैं, okay, so US डॉलर पकड़ लो, चाइनीज रेनमिनबी पकड़ लो, इंडियन रूपी पकड़ लो, so their conversion is there, in that as currency difference is there, the exchange rate is there, at that time you won't realize what is the overall condition of those particular goods in terms of money. So that is why purchasing power parity is nothing but comparison. What comparison you are doing? Where countries' currencies we are trying to compare through basket of goods approach. So it is the exchange rate at which one nation's currency would be converted into another to purchase same amounts of large group of products. 369 रुपीज अगर मैं यहां पर इंडिया में लाता हूं तो 210 रुपीज में मुझे बर्गर भी मिलेगा, और इसके अलावा जो 149 150 रुपीज बचते हैं उससे मैं और कुछ भी खरीद सकता हूं, राइट? सो दिस इज व्हाट द कंपैरिजन इज ऑल अबाउट. Then comes one more news, and this is our second news of our discussion. What is this news all about? Indian economy has also seen a patchy expansion. So this is a continued news to the same article. तो ये पर्टिकुलर न्यूज क्या कह रही है कि इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ देखी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी द ग्रोथ इज देयर इज एक्सपांशन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन? सो व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्सपांशन, फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सपांशन होता क्या है. किसी भी कंट्री में अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर ओवरऑल आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो गुड्स अवेलेबल ज्यादा होते हैं, गुड्स अवेलेबल सप्लाई अगर ज्यादा है तो मार्केट में ऑफ कोर्स आपके डिमांड बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन रहती है. एज डिमांड आर हायर ऑफ कोर्स लोग कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं. लोग जब कंज्यूम कैसे ज्यादा करेंगे, उनका इनकम भी ऑफ कोर्स हाई होना चाहता है. सो व्हेन इन एन इकोनॉमी virtuous cycle is there, when in economy virtuous cycle is there, virtuous cycle in the sense production is high, then employment is high, income is high,
income is high, people are having more money with them, more demand is there, production already hai, so supply is also there, demand is also there. So overall your economy is running in a good cycle, in a good circle. This is your virtuous cycle. Okay? When this particular cycle is growing day by day, more production, more employment, more income. So this is nothing but expansion in an economy where GDP, gross domestic product, keeps on increasing. What I told you, what do you mean by gross domestic product? The total value of your final goods and services in a geography, in a country. Okay? So now that particular thing. So GDP कैसे बढ़ता है? जब मार्केट में बहुत सारा पैसा आता है, जब मार्केट में बहुत सारा पैसा आता है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, ज्यादा इनकम होता है तो ज्यादा डिमांड होती है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन तो ऑलरेडी यहां पर हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो सप्लाई भी ज्यादा है. इस तरह से हमारा जो वर्चुअस साइकिल इकोनॉमी का चक्का अच्छे से घूमता है और ग्रोथ आपकी ज्यादा होती है. ओवरऑल अगर हम इस ऐसी इकोनॉमी में देखें तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज कर रही होती है. व्हाई? बिकॉज प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मोर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज योर इकोनॉमिक साइकिल. ओके, कोई भी इकोनॉमिक साइकिल अगर हम शुरू करते हैं और प्रोडक्शन अगर हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, जस्ट थोड़ा सा बेसिक समझ लेना. दिस पर्टिकुलर स्लोप विच इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इसको हम कभी भी इकोनॉमी में एक्सपांशनरी फेज कहते हैं. ओके, व्हेन इट रीचेस टू वन ऑफ द पीक्स, तब मार्केट में क्या होता है, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, योर इकोनॉमिक इंजन गेट्स हीटेड. इसको हीटिंग ऑफ इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है. सो इट मींस दैट कभी भी एक इकोनॉमी पीक पर पहुंचने के बाद, वो कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर पीक पे पहुंचती है तो वो इट विल फॉल. Why it falls? It falls because economy generally heated हो जाती है, heating of the economic engine. जब heating in the sense what? It's nothing but market saturate हो जाता है. Saturate in the sense क्या? आप कितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, आपकी डिमांड इतनी एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाती है that you cannot genuinely satisfy the demand. Okay, so growth is there, but along with the growth, okay, along with the growth, other problems like unemployment, inflation, okay, excessive demand, these start creeping in your economy. At such time your economic growth becomes unsustainable. ऐसी जो सैचुरेटेड मार्केट बन जाती है, इसको हम कहते हैं हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी. अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो बिफोर 1 to 2 years चाइना में अभी भी हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी चल रहा है. ओके, सो इट हैज रीच्ड द पीक एंड आफ्टर रीचिंग द पीक नाउ दे आर ट्राइंग टू कूल इट ऑफ. ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखें, ये जो स्लोप होता है विच कूल्स डाउन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एज रिसेशन. रिसेशन आपको पता ही होगा, इट्स नथिंग बट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है. ओके, इफ दिस पर्टिकुलर ड्रॉप इन इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूज, इट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन, एंड ब्रिंगिंग द इकोनॉमी आउट ऑफ दिस डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी. ओके, तो इकोनॉमिक साइकिल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बिटवीन, एज आई अर्लियर ऑल्सो हैव टोल्ड यू, बिटवीन ट्रफ एंड क्रेस्ट, हाइज एंड लोज. अगर हम यहां पर T1 देखें, यहां पर ये जो टाइम 1 मैंने डिनोट किया है, तो जब एक्सपांशनरी फेज होता है, यहां पर सारी चीजें, आपका जो इकोनॉमिक इंजन होता है, ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है. सो दैट इज व्हाई हियर यू कुड सी दिस इज अ ग्रेजुअल एक्सपांशन. अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी देखें या फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी देखें, सो कंज्यूमर साइकोलॉजी ड्यूरिंग योर ग्रेजुअल एक्सपांशन इज ऑलवेज ऑफ एक्साइटमेंट. याद रखना, ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा. सो ये जो एक्सपांशनरी फेज होता है, दिस इज इंक्रीजिंग, एक्सपांशन जो हो रहा है इकोनॉमी का, कंज्यूमर्स इन दिस पर्टिकुलर फेज, टाइम T1, ग्रेजुअल एक्सपांशन, व्हाट आर दे? इन एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड क्यों होते हैं? अरे बहुत सारे शर्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, मेरे पास बहुत पैसा है, 1 lakh 2 lakh, आई विल गो एंड स्पेंड, आई विल बाय गुची, आई विल बाय दिस कार, आई विल बाय अ बुलेट, आई विल बाय अ न्यू हाउस. एक्साइटमेंट इन इकोनॉमी. ओके, देन कम्स टाइम 2. टाइम 2 में क्या होता है? लोगों के पास पैसा तो होता है, सो दे आर हैविंग मनी. ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट द डिमांड इज हाई. सच पीपल हु आर हैविंग मनी एंड हु वांट टू कंज्यूम मोर आर सो मच इन मार्केट, सो डिमांड इज हाई, एंड एट द सेम टाइम the production what is there, that is not able to satisfy such demand. Inflation, as more of the people are having money in their hands, inflation is also there. Bullet I wanted to buy, I have money also, but 1 lakh bullet has become 2 lakh. Okay, you try to understand this. So in this economic heating phase, if you see, it is nothing but heating of the economy, time T2, where peak is achieved. At that time, whatever the population is there, okay,
at that time, whenever, if you see at the peak, people are always at the discomfort. In spite having all the opportunities, they are at discomfort. Why? Because they are not getting the products which they should get. Okay, and then what happens is that then government intervenes. So government can intervene through fiscal policy, RBI can intervene through monetary policy. They can intervene and they can try to control the inflation. They can try to control the imbalance between the demand and supply, and in this way they can try to cool off their heating phase of the economy. And when they are trying to cool it off, this particular cooling off leads to recession of an economy. But this particular recession phase starts with time 3, which is nothing but again a sustainable path only. Now this particular phase, what is the mentality of consumer? They are in the state of anxiety. Anxiety क्यों होती है? Because consumers start feeling that okay, the peak has been dropped, so tomorrow we may fall into recession, and maybe day after tomorrow we may fall into depression. That means our economic growth is falling. But actually this is a sustainable phase. Consumer don't understand it, but from government and RBI's point of view, it is still sustainable. So this you have to understand first. What is the news now? Let us first know about. So latest provisional estimates of GDP for the quarter ended on September 30. So NSO, National Statistical Office, they projected real economic growth at 7.6% and nominal economic growth at 7.8%. Okay, nominal, yes, nominal at 7.8 and real at 7.6. What do you mean by this? It means that आपका nominal ज़्यादा है और real कम है. Now, if you are not understanding it, let me explain. What do you mean by your nominal growth and real growth? So nominal GDP is there and real GDP is there. Nominal GDP is that GDP which is calculated at current price, at now, this year, this time, this month. Real GDP is that which is calculated at constant price, not at current price but constant price and adjusted to inflation. So always remember, let us take an example and try to understand this particular concepts of real GDP and nominal GDP. I have given here years, I have given here price, and I have given here number of products which are sold. 2010, 5 rupees, 20 products were sold. 2011, 6 rupees, 19 products were sold. 2012, 10 rupees, 15 products were sold. If I try to find out your nominal GDP is at current prices. So let me calculate. For 2010, 5 into 20, 100 becomes my nominal GDP. For 2011, 6 into 19, 14 becomes my nominal GDP. 2012, 10 into 15 becomes my nominal GDP. Look at this nominal GDP values. These whatever values are there, this is my nominal GDP. Calculated at current price. 2010 के लिए ये नॉमिनल जीडीपी, 11 के लिए ये, 12 के लिए ये, करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया है हर एक साल में जो करंट है, ठीक है. लेकिन ये रियल नहीं है. इसका मतलब क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है पता है क्या? इन्फ्लेशन भी कभी कभार कैलकुलेट किया जाता है, वेयर एज रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं. एडजस्ट करना मतलब क्या बताता हूं. हर एक साल में ये जो 5 रुपए के 20 प्रोडक्ट मैंने सेल किए, 2011 में देखो 6 रुपए का हो गया, 19 प्रोडक्ट सेल किए, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि मे बी आपकी प्रोडक्ट, एक तो अगर आपको टोटल आपका इनकम इंक्रीज करना है, ये जो वैल्यू है जीडीपी की, ये जीडीपी की वैल्यू दो तरह से इंक्रीज हो सकती है. एक तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है. पहले आप 5 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर आप 10 प्रोड्यूस कर रहे हो. सपोज 5 प्रोडक्ट्स 1 रुपए के हो तो 5 रुपए कमा रहे थे 2010 में. 2011 में सपोज आपने 10 प्रोडक्ट्स क्या किए, प्रोड्यूस किए, तो आप अब 10 रुपए कमा रहे हो. तो पहले आप 5 रुपए 2010 में कमा रहे थे, 2011 में आप 10 रुपए कमा रहे हो. 2 टाइम्स आपकी इनकम हो गई, ठीक है. फर्स्ट केस. सेकंड केस देखो, 2010 में 5 रुपए कमा रहा था, 2011 में मैं 5 ही रुपए, 2010 में मैं 5 प्रोडक्ट सेल कर रहा था 1-1 रुपए के, तो 5 रुपए कमाए मैंने. 2011 में क्या हुआ, मैं 5 प्रोडक्ट ही सेल कर रहा हूं, लेकिन 1 रुपए के नहीं, 2 रुपए के सेल कर रहा हूं. अब मेरी इनकम कितनी है? 10 रुपए. क्या मेरी इनकम इंक्रीज हुई है? यस, इनकम तो मेरी इंक्रीज हुई है, पर क्या मेरी वैल्यू, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हुई है? नहीं हुई है. आप प्रोडक्ट तो 5 ही प्रोड्यूस कर रहे हो, 2010 में 5, 2011 में 5. बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट because of inflation, earlier in 2010 you were selling it at 1 rupee, in 2011 you are selling it at 2 rupees. So in nominal GDP
even inflation seeps in, and as inflation is into the calculations, you cannot get an exact value of your growth or total production which is happening in the economy. Now understand this very, very carefully. In real GDP, one base year is considered or is assumed. Once you assume this base year, now you calculate all your values according to the prices of this base year. With this, what you do? With this, you normalize or you adjust your inflation. Now same calculations, look at it. In 2010, I sold 20 products, 11 I sold 19, and in 12 I sold 15. But values I have taken of 2010 value, that is 5 rupee only. I have not taken 6 or 10 rupees. Why? Here you can see 2011 में 6 रुपया, मतलब 1 रुपया इंक्रीज हुआ है प्राइस में, इन्फ्लेशन 6 to 10 रुपीज, 4 रुपये बढ़ गए प्राइस. तो इट मीन्स दैट हियर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इन नॉमिनल जीडीपी, इन्फ्लेशन कम्स इन, बट इन रियल जीडीपी अब देखो वैल्यू 100, 95 and 75, 100, 95 and 75. So look here, in the year of 2011, the nominal GDP was 114, but real GDP, if you see, it's 95. Compare 95 and 114. This particular difference comes because of the inflation. So real GDP will give you real picture by removing the inflation from the calculations. Okay? So this is what the real news, what was all about. India's nominal GDP is 7.8 and real GDP is 7.6. That means our expansion seems to be patchy. पैची इन द सेंस जो दिख रहा है वो है नहीं. ठीक है, लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8 है, 7.8 है, नहीं है, 7.6 है या फिर उससे कम है. ठीक है, व्हेन वी विल रिमूव इन्फ्लेशन फ्रॉम द पिक्चर. ओके, आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू what economic expansion is all about. Now remember one thing, whenever expansion is there in your economy in terms of GDP growth, what government does is government approach during initial phase of the expansion. Initial phase मतलब कौन सा? ये phase. So during initial phase of the expansion, government क्या करता है? टैक्स रेट्स को डिक्रीज करता है. क्यों? जैसे ही मैं टैक्स रेट्स को डिक्रीज करूंगा, ऑफ कोर्स लोगों के पास और पैसा होगा हाथ में, वो और खर्च करेंगे एंड वी विल बूम हायर. तो हमारी ग्रोथ और होगी और हमारा एक्सपेंशन ज्यादा होगा. देन लोन्स भी गवर्नमेंट ट्राई करता है कि चीपर रेट पे दे. क्यों लोन्स चीपर रेट पे? और पैसा, और इन्वेस्टमेंट, और प्रोडक्शन. मोर मनी इन हैंड, मोर डिमांड, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट. Similarly, here more money in hand, more spending, more production, and therefore overall more GDP, more expansion. Here more even employment is also there into the picture. So overall this is your cycle which takes place in the economy when we are at this particular expansionary phase. Government पूरी छूट दे देता है, cheap loans, reducing of taxation, so that टोटल इनकम इंक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाए, डिमांड इंक्रीज हो जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाए, पूरी इकोनॉमी फास्ट आपकी चलने लगती है. देन अगेन रिमेंबर, व्हेन गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल, नाउ वंस यू सी, ये कब तक आपका गवर्नमेंट का हनीमून पीरियड चलता है? तब तक जब तक आप पीक पे नहीं पहुंचते हो. वंस यू रीच एट द पीक, फिर गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि किया तो सब कुछ सही था, लेकिन अब सैचुरेशन आ चुका है मार्केट में. डिमांड सप्लाई हैज बीन इम्बैलेंस्ड, इन्फ्लेशन इज स्पीकिंग हाई. अब हम करें क्या? नाउ गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग. दैट मीन्स आफ्टर रीचिंग द पीक, नाउ दिस फेज ऑफ स्लोपिंग डाउन, द सेकेंड फेज आफ्टर द पीक, गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट इसको दो तरीके से कंट्रोल करती है. एक होता है प्रो साइक्लिक पॉलिसी, दूसरा होता है काउंटर साइक्लिक पॉलिसी. प्रो साइक्लिक पॉलिसी का मतलब यह होता है जो चल रहा है उसको चलने दो, और काउंटर साइक्लिक पॉलिसी यह होता है कि जो चल रहा है उसको रोको और उसके अपोजिट वे में इकोनॉमी को ड्राइव करो. ओके, सो प्रो साइक्लिक पॉलिसी में दो फेजेस होते हैं, एक्सपांशनरी एंड रिसेशन. सो फॉर एग्जांपल, प्रो साइक्लिक में अगर आप देखते हो, गवर्नमेंट टैक्स रेट को रिड्यूस करता है, लोन्स को चीपर करता है. तो प्रो साइक्लिक एक्सपांशनरी फेज गवर्नमेंट कहां पर करेगा? यहां पर करेगा जब वो इनिशियल फेज में होगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है जो चल रहा है वो चलने दो, इकोनॉमी को और बूस्ट करो ताकि वो पीक पे पहुंच जाए. राइट? फिर गवर्नमेंट रिसेशन फेज, और वो भी प्रो साइक्लिक. व्हेन विल गवर्नमेंट वांट कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए? गवर्नमेंट कब चाहेगी कि मेरे पास रिसेशन आ जाए? जब गवर्नमेंट पीक पे होगी. एम आई राइट? कोई गवर्नमेंट, कोई कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमारे पास रिसेशन आ जाए. एम आई राइट? लेकिन इफ गवर्नमेंट या पर्टिकुलर इकोनॉमी इज एट पीक, अगर वो पीक पे है तो गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए. That is why what government will do is that government will follow recessionary phase. इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या करेगी?
टैक्स रेट को इंक्रीज कर देगी, लोन्स को हाई रेट पे कर देगी। इसका मतलब होगा क्या, जो आपका टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, लोगों के पास कम पैसा बचा, लोन्स हाई रेट पे हो गए, चीप लोन्स अब बचे नहीं है मार्केट में, सो मनी सक कर लिया। सो इन दिस वे रिसेशन फेज गवर्नमेंट पुश करती है। नाउ काउंटर साइक्लिक पॉलिसी, ऑलवेज रिमेंबर काउंटर साइक्लिक पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज जहां पर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ब्रिंग द इकोनॉमी बैक इनटू ओरिजिनल स्टेट्स। First is expansionary policy, where government tries to increase the taxes, loan at higher rate, and government reduces their spending. Generally, government does it to control the inflation. मतलब गवर्नमेंट यहां पर ये पॉलिसी कहां पर यूज करेगी, मे बी इस फेज में, ताकि या फिर आपके पीक के बाद का जो फेज होता है, पीक के बाद का ये जो फेज होता है यहां पर इस स्लोपिंग पे, यहां पर गवर्नमेंट यूज करेगी इसको। Why? To reduce the inflation. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कभी भी गवर्नमेंट एक्सपांशनरी फेज काउंटर साइक्लिक पॉलिसी में यूज करती है। देन कम्स रिसेशन फेज, गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है, स्टिमुलस पैकेजेस, इंट्रोड्यूस टैक्स रिडक्शन एंड लोन एट चीपर रेट। गवर्नमेंट रिसेशन फेज में ये सारे टैक्स वगैरह रिड्यूस क्यों करेगा, ताकि आपका रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, इफ गवर्नमेंट इज हियर समवेयर इन दिस लोअर फेज, नाउ गवर्नमेंट नोज दैट कि भाई रिसेशन बहुत कूल कर लिया इकोनॉमी को, अब शायद से गलती से हम डिप्रेशन में ना गिर जाए। सो टू प्रिवेंट दिस डिप्रेशन एंड पुश दिस इकोनॉमी इन अगेन अपर साइक्लिक फेज, टू ब्रिंग इट बैक इनटू रिकवरी, रिकवरी में लाने के लिए जनरली आपका काउंटर साइक्लिक पॉलिसी रिसेशन फेज यूज किया जाता है। स्टिमुलस पैकेज से क्या होगा, ज्यादा पैसा मार्केट में इन्फ्लक्स किया जाएगा। टैक्स रेट को रिडक्शन करने से क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, एंड लोन चिपर करने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स होंगे। सो दिस इज हाउ ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल इज कंट्रोल्ड, और मे बी ओवरऑल योर एक्सपांशन इज सीन। अगर हम वैल्यूज देखें, इंडिया जीडीपी इन Q3 कितने हैं, 7.6, एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड इज 7.4। ओके, ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट, दिस इज योर ग्राफ, 7.6 दिखाया। Several factors including manufacturing, mining, quarrying, construction, utility have double digit growth, जो कि एक अच्छी बात है। अब जब हम बात कर रहे हैं, हमने जीडीपी डिस्कस किया, जीएनपी डिस्कस किया, हमने अपना पीपीपी डिस्कस किया, सब कुछ किया। लेट्स ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस व्हाट इज जीवीए। ठीक है, नाउ अगेन रिमेंबर, इफ जीडीपी ऑल्सो गिव्स यू द टोटल वैल्यू ऑफ ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ को कैलकुलेट जीडीपी के टर्म्स में कर रहे हैं, तो जीवीए इज ऑल्सो वन अदर टर्म जिससे आप ग्रोथ ही कैलकुलेट करते हो। लेकिन GDP is more about quantity. GVA is more about quality. Always remember, gross domestic product क्या है? Total value of final goods and services produced within the borders of a country. What is gross national product? Gross national product is not a geographical term. It is more of a residence term. Resident मतलब क्या? हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, इंडियन सिटीजन्स, फिर चाहे वो इंडिया की बॉर्डर्स में कमाए या फिर फॉरेन कंट्री में कमाए, ठीक है। सो द ओवरऑल वैल्यू और ओवरऑल वॉट एवर इनकम दे हैव जनरेटेड एज बीइंग नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सो ये आपका जीएनपी हो जाता है। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो जीएनपी है, इट इज नॉट जस्ट विद इन द कंट्री। ठीक है, अगर हमारे कंट्री के बाहर भी हमारा कोई सिटीजन बाहर जाके कुछ कमा रहा है, अगर हमारे कंट्री की एसबीआई बैंक है, उसकी ब्रांच सपोज यूएस में है, और अगर वो यूएस में प्रॉफिट कमा रही है, तो वो भी हमारा है, जो कि जीएनपी में होगा, जीडीपी में नहीं होगा। ठीक है, एंड देन कम्स योर जीवीए, विच इज नथिंग बट हाउ मच वैल्यू यू हैव एडेड इन पर्टिकुलर योर इकोनॉमी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सो जीवीए जब हम बोलते हैं, जीडीपी इज नथिंग बट व्हाट क्वांटिटी यू हैव प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, एंड जीवीए इज नथिंग बट व्हाट वैल्यू, what quality of economic growth you have done. How GVA is done? Basic बताता हूं, GVA is nothing but total output of your economy minus input of your economy. यही basic meaning है GVA का. So it is also called as, जितने भी इकोनॉमी में सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, ये हर एक सेक्टर टोटल ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको हम जीवीए जनरली कहते हैं। So always remember, it is nothing but sector, this particular gross value added of different sectors of your economy refers to value of output minus value of materials and inputs which are used to create that output. Okay, raw material है, wheat है हमारे पास, गेहूं हमने लिए, हमने गेहूं से क्या किया, मार्केट में सेल किया,
वो गेहूं किसने लिया? आशीर्वाद आटा ने लिया, और आशीर्वाद आटा ने क्या किया? फ्लोर बनाया, ओके, और वो फ्लोर उन्होंने एक पैकेट में पैक करके किसी को भी सेल कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पैक्ड आशीर्वाद आटा। रॉ मटेरियल क्या है? गेहूं, व्हीट, राइट। सो आउटपुट माइनस इनपुट, ये है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल. So with GVA growth, one can understand that particular sector in an economy, how much growth it has done, how much contribution it has done, how much robust and how much struggling in its overall growth. GVA is nothing but GDP plus subsidies on that particular product minus taxes. Okay, so this is particular GVA. So with this we will end this particular session. Okay, तो यहां पर फैक्ट दिए हैं वो हम डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर का जीवीए कितना है, सर्विसेज सेक्टर का जीवीए का हाल क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन कितना है, पब्लिक स्पेंडिंग कितना है, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी कैन डिस्कस लेटर. देयर इज वन क्वेश्चन विच आई हैव केप्ट यू आफ्टर कोविड-19 और मे बी आफ्टर सीइंग सो मच ऑफ इकोनॉमिक हिकअप्स, कैन वी नाउ से दैट इज इंडियन इकोनॉमी हैज रियली एक्सपीरियंस्ड अ रिकवरी? क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी रिकवरी कर रही है? तो ये एक आपके लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हो. क्या क्या पॉइंटर्स लिख सकते हो? एक तो आप ये लिख सकते हो कि आईएमएफ एंड इंटरनेशनल एजेंसी प्रोजेक्शंस, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? जीडीपी जीवीए प्रोजेक्शंस भी लिख सकते हो, जीडीपी जीवीए प्रोजेक्शंस भी लिख सकते हो, और इस तरह से आप यहां पर सब्सटेंशिएट कर सकते हो दैट रियली इंडियन इकोनॉमी इज लुकिंग, इट्स like it's somehow showing some of the recovery or growth. Okay, so thank you very much, see you next time. Tomorrow we will continue with our next news. Okay, see you next time.